सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली है और उसमें डिजिटल इंटरवेंशंस भी हुए हैं, फिर भी वो उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसका वे फॉरवर्ड भी वो पूछ रहा है साथ साथ। तो इसमें जो हेडर्स बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कहाँ से मिली है और उसमें क्या क्या डिजिटल इंटरवेंशन हुए हैं। और फिर दूसरा हेडर ये बना सकते हैं कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या है, उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्यों नहीं मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ रही है, और फिर वे फॉरवर्ड। हाँ, फिर कंक्लूजन। स्ट्रक्चर इसके दिमाग में क्लियर है। अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। मतलब मेन आप कॉन्टेक्स्ट पकड़ो क्वेश्चन का। तो अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। लास्ट हमने कहाँ तक किया था? टेस्ट 3 तक हो गया था, राइट? टेस्ट 3 नहीं 4 तक हो गया है डिस्कशन। ये 5th का है। 6th वाला आप लोगों ने लिखा था, 6th आप लोगों ने लिखा है, 6th का सबने नहीं लिखा है, राइट? सबने नहीं लिखा, अच्छा आपने लिखा है बस, ठीक है। तो 5th वाला तो सबने लिखा है, आपने नहीं लिखा है ना, ठीक है। सो अभी जस्ट रिसेंट मतलब मेरे साथ आया, तो अब आइडिया लग गया ना आपको कैसे चल रहा है ये। हर वीक यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव सम आरसी क्वेश्चंस। वो आरसी क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। यू हैव टू राइट, मतलब मैंने ग्रुप में डाल दिया है कि कौन कौन से टॉपिक सी सैट के वी विल बी कवरिंग। उस पर्टिकुलर वीक का वो सी सैट कवर कर लिया करो। एंड इन इंडिविजुअल सेशन वी विल बी डिस्कसिंग इफ़ यू आर हैविंग एनी इशू अपार्ट फ्रॉम इट। और जो आपके टारगेट्स चल रहे हैं वो तो अलग चल ही रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी विल बी डूइंग। इसमें आपको लिखने में कोई इशू होगा, यू कैन डिस्कस विथ मी इन इंडिविजुअल कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। आई जनरली शेयर द कॉपीज़ एज वेल। आप लोगों ने कॉपी ले ली अपनी पुरानी, तो एक बार कॉपी, ठीक है, अभी आप ले लेना कॉपी। आप लोग जिनकी कॉपियाँ अच्छी हैं यू कैन रिफ़र दोज। आप जब नहीं, मतलब जिनके नंबर ठीक नहीं आएंगे, आप एक बार रेफ़र करके देख लो कि वो कैसे इंप्रूव करते हैं, क्या करते हैं वो, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑन द 5th, सो देयर वर 5 क्वेश्चंस, 5 थे लास्ट टाइम में। तो कोई इशू आया PRI वगैरह, थीम वाइज आप लोग तैयार कर रहे हो चीज़ें, थीम बना रहे हो? आपने बनाया थीम इस बार? थीम बनाया, राइट? ठीक है। तो मैं पहले आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और थॉट प्रोसेस आपको बताता हूँ अलग अलग का। जैसे खुशी का तो नंबर ठीक आता है, एक दो लोगों को, और आप अपना सोचना थॉट प्रोसेस, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाउ दे आर थिंकिंग, इफ़ दे आर राइटिंग वेल, एंड इफ़ समवन इज़ नॉट राइटिंग वेल तो वो लोग कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। सो पहले मैं क्वेश्चन, वो जो पिछले बार वाला था, तो ये 5 थे हमारे क्वेश्चन, ठीक है। दीज आर द 5 क्वेश्चन विच वी हैव एंड दीज वर द थीम्स, ठीक है। एक, अब जब पहले जनरल मिस्टेक जो है वो मैं बता देता हूँ कि जनरल मिस्टेक क्या क्या किया हुआ है आप लोगों ने इसमें। तो कास्ट वाले क्वेश्चन में आप लोग को एज अ GS, अगर इफ़ यू आर रिफरिंग, एंड आप लोग सोशियोलॉजी के जैसे जो लोग हैं, सो दे आर राइटिंग द नेम्स। आपको नेम्स नहीं लिखना है कि GS घूरे ने क्या बोला या लुई दुमोंत का क्या कॉन्सेप्ट है। यू डू नॉट हैव टू मेंशन द नेम्स और द एनी काइंड ऑफ बुक्स विच दे हैव रिटन। आप कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स केवल यूज़ करो GS में। और अगर आपका कोई और ऑप्शनल है PSIR या और कोई, उसमें भी आप वही करो कि अगर आप उस क्वेश्चन में पेपर 2 में लिख रहे हो तो वहाँ आपको इस तरह के, मतलब वो जार्गन्स नहीं आने चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपने वो लिख दिया सोशियोलॉजी, तो वो फिर नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो अवॉइड करना है, उतने पे ही लिमिट रखना है जितनी 11th 12th NCERT में चीज़ें दी हुई हैं। तो एक बार अगर आप 11th 12th में लास्ट में अपेंडिक्स में सब कीवर्ड्स लिखे होते हैं, लाइक इफ़ यू आर राइटिंग संस्कृताइजेशन एज अ वर्ड, तो ठीक है, वो वर्ड ठीक है, बट यू कैन नॉट राइट कि MN श्रीनिवास ने ऐसा दिया और ये इस तरह की बातें आपको इसमें नहीं लिखनी। वो आप सोशियोलॉजी अपने ऑप्शनल्स में करो। तो एक गलती यहाँ पे है, मतलब मोस्टली कॉपीज़ में, कि दे हैव रिटन द नेम्स, स्टार्टेड द कास्ट विद GS घूरे, कि उन्होंने GS घूरे ने क्या किस बुक में दिया, क्या दिया स्पेसिफिकली, वो आपको इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी गलती इसमें है नॉइज़ पॉल्यूशन वाले में। नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में आपको एज अ होल पढ़ना है कि व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव दे हैव टेकन, उसमें स्पेसिफिक बातें नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा नॉइज़ पॉल्यूशन में, तो इसमें भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं। आप लोगों ने डायरेक्ट वो लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन था कि रिसेंट मंथ में लोकल अथॉरिटीज़ हैव टेकन और काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द लाउड स्पीकर, DJ व्हीकल, और इस तरह वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर दीज रिएक्टिव मेजर्स आर सफिशिएंट टू एड्रेस द डीपर प्रॉब्लम। तो आपको पहले डीपर प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि व्हाट काइंड ऑफ डीपर प्रॉब्लम इज़ हैविंग विद द नॉइज़ पॉल्यूशन, तब आप उसको एड्रेस करोगे, देन यू आर राइटिंग द वेज, तो वो ज़्यादा सही होगा। तो वो डीपर प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं लिखी है किसी ने, मतलब मोस्टली नहीं लिखी है नॉइज़ वाले में। बाकी और क्वेश्चन तो आसान थे, लिखने लायक थे। फर्स्ट वाले में विंड एनर्जी में यू हैव टू मेक द डायग्राम ऑन द एनर्जी कॉरिडोर। तो जो एनर्जी कॉरिडोर का कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने नहीं बनाया है, अलग अलग कॉरिडोर्स हैं, वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, उसके डायग्राम आप बना सकते हो या आप दिखा सकते हो कि कहाँ पे है। जैसे खुशी ने तो बनाया है उसमें डायग्राम, ठीक है, आप भी बना सकते हो डायग्राम, इस तरह का डायग्राम आप इसमें बना सकते हो। एल नीनो ला लीना में क्वेश्चन डायरेक्ट एल नीनो के बारे में नहीं पूछा है,
ये जो क्वेश्चन आया था ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने इसमें डाला है कि मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज अ आउटकम ऑफ एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो के बारे में नहीं पूछ रहा है तो आप एल नीनो नहीं लिखोगे उसमें, मतलब आप उसका डायग्राम बना के छोड़ दो, बट सम पीपल हैव एक्सप्लेन्ड इट कि क्या वो एक पेज तो आपका फिर उसी में ख़त्म हो जाएगा। आपको लिखना है कि कैसे अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स इससे हो रही हैं। तो आप एरिया वाइज नहीं लिखा है किसी ने, जैसे आप ग्लोबल एरिया में लिखो कि ग्लोबल एरियाज़ में क्या अनयूजुअल हैपनिंग है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में ड्रॉट्स हैं, कहाँ पे फ्लड आ रहे हैं। सिमिलरली यू कैन राइट ऑन द इंडियन साइड एज वेल कि इंडियन साइड में कहाँ कहाँ वो आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। अब कास्ट वाला मैं एक बार आप दिखाता हूँ, या PRI वाला क्वेश्चन, उस पर आप एक बार थॉट बताना। 2 लोगों का पूछूंगा, आप लोग अलग अलग अपना थॉट बताना कि उसमें क्या लिखना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट दे आर आस्किंग। फिर हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर मतलब डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें रह गई हैं। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला, नीचे तो वही आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये यहाँ और ऊपर करूँ, दिख रहा है अभी, ठीक है अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, ठीक है। एक बार नवीन आप आओ, ये बताओ कि पूछना क्या चाह रहे हैं, आओ आप, और एक बार समझाओ कि हाँ कि क्या पूछ रहे हैं। मतलब पिछले बार आप शायद नहीं थे ना डिस्कशन में, तो कॉन्टेक्स्ट आप बताओ कि ये पूछना क्या चाह रहा है, आप क्या लिखोगे। लो बोलो, सोचो इस पर, पढ़ा तो है, बस आप ये बताओ, मतलब कंटेंट मत बताओ, आप ये बताओ पूछना क्या चाह रहे हैं, या क्या इंट्रोडक्शन में, क्या बॉडी में, क्या हेड्स आप क्या बनाओगे। ये है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐसे बताओ, हाँ बताओ उसमें बोल अलग है ऐसे ठीक है। बताओ। ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी कि उसमें जो फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूस बैकिंग, मतलब उधर से कंटिन्यूसली इंटरवेंशंस हो रही है गवर्नमेंट की साइड से, मगर फिर भी प्रॉब्लम क्या आ रही है डिजिटल के, और उसके बावजूद भी। तो आप 2 हेड क्या बनाओगे, या ऐसा क्या इसका बॉडी का पार्ट क्या होगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड, और क्या कैसे उन्हें टैकल कर सकते हैं। एक बार खुशी आप बताओ कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, आपने कैसे लिखा था इसको। सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली है और उसमें डिजिटल इंटरवेंशंस भी हुए हैं, फिर भी वो उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसका वे फॉरवर्ड भी वो पूछ रहा है साथ साथ। तो इसमें जो हेडर्स बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कहाँ से मिली है और उसमें क्या क्या डिजिटल इंटरवेंशन हुए हैं, और फिर दूसरा हेडर ये बना सकते हैं कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या है, उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्यों नहीं मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ रही है, और फिर वे फॉरवर्ड। हाँ फिर कंक्लूजन। स्ट्रक्चर इसके दिमाग में क्लियर है। अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। मतलब मेन आप मतलब कॉन्टेक्स्ट पकड़ो क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके मतलब हेड्स आप सोचो कि क्या लिखोगे। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि एथिक्स में यू आर फेसिंग इशू वाइल राइटिंग द क्वेश्चन, तो आप इशू इस वजह से आता है लिखने में क्योंकि पहले आपको पता ही नहीं लगता है कि हम लिखें क्या उसमें। कंटेंट तो आपके पास भी है, PRI के बारे में या थोड़ा बहुत सबके पास होगा वो कंटेंट, लेकिन अगर आप वो स्ट्रक्चर ही डेलिनिएट नहीं करोगे कि वो पूछ क्या रहा है तो आप गलत लिख दोगे। जैसे वो एल नीनो वाला मैंने बताया, तो एल नीनो में अगर आप एल नीनो के बारे में लिखने लगोगे तो वो तो कोई मतलब नहीं है, वो आपको क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट पकड़ना होता है, तो यही इन लोगों के कॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा। कॉन्टेंट मोर और लेस सेम रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, कंटेंट मोर और लेस सेम रहेगा, कुछ नया नहीं लिख देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप वो इंपॉर्टेंट है, और वो आ जाएगा लिखते 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 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहले कहाँ कहाँ आप इसमें इंप्रूव कर सकते थे तो मैं बताता हूँ। तो ये समझ में आया, मतलब आप बस बेसिक स्ट्रक्चर पकड़ो। कभी भी क्वेश्चन जब भी पूछे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आप पहले दिमाग में बना लो। इसी तरह जब मैं एस्से का कराऊंगा तो आपको फ्रेमवर्क बताऊंगा, पहले दिमाग में एक बार फ्रेमवर्क आप रखो कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे चीज़ों को लिखेंगे, तब बड़ा आसान होता है लिखना, तो उतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आप देखो कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहला वाला क्वेश्चन, ये विंड पोटेंशियल के बारे में बोल रहा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था आपको पूछ रहा है कि एग्जामिन द
एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। जैसे कल उसकी कॉपी चेक की मयूरी की, तो शी हैज़ नॉट एबल टू डिसाइफर कि स्पेशियल स्प्रेड का मतलब क्या है। तो आप जब वर्ड ही नहीं पकड़ पाओगे तो आप लिख नहीं पाओगे। स्पेशियल स्प्रेड का मतलब कि पूरे इंडिया में वो मतलब वो लिमिटेड क्यों है, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ रीजंस आर देयर फॉर लैक ऑफ स्पेशियल स्प्रेड। आप समझ रहे हो। सो पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी आपको कैसे लिखना पड़ेगा, अब ये एग्जामिन बोल रहा है पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, तो आपको पहले विंड एनर्जी के बारे में कुछ बेसिक डेटा पता होना चाहिए। जब आप इसको, मैंने इंट्रोडक्शन का तरीका बताया हमेशा कि आप लोग डिफाइन करो या तो विंड एनर्जी, या तो आप उसमें क्या लिखो, अलग अलग तरह के डेटा यूज़ कर लो, या आप हिस्ट्री से कुछ दे दो, या आप करंट अफेयर से कुछ दे दो। तो ऐसा किसी को कुछ पता है, कोई डेटा आपको पता है, कोई भी डेटा आप बताओ इसके बारे में। हाँ विंड एनर्जी के बारे में। मतलब अभी हमारा पोटेंशियल पूरा नहीं है, 7.2 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी, 7.2 गीगावाट्स। नहीं एक डेटा गलत है। कुछ 20 या 30 के आसपास है, 112 के हाइट पे और 150 200 है, 115 के हाइट पे। हाँ तो डेटा सही होना चाहिए। अगर आप इतना कम लिख दोगे तो फिर पता लग जाएगा ना। मतलब जैसे पिछले बार क्या हुआ, किसी आर्टिकल को लोग गलत लिख दिए, मतलब PRI में आप कोई आर्टिकल कोट कर रहे हो, अगर आप गलत लिख दोगे तो फिर तो मुझे पता लग जाएगा ना। तो वो नहीं करना है, मतलब ब्लैटेंटली रॉन्ग नहीं लिखना है। रॉन्ग लिखो आप, लेकिन एकदम ऐसा ना लिखो कि मतलब वो लगे कि मतलब पता ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो विंड एनर्जी का पोटेंशियल मतलब ऑफशोर का कितना पोटेंशियल है, इसको अब एग्जामिन पोटेंशियल अगर बोल रहा है तो 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको पोटेंशियल लिखना है, जो जनरली नहीं लिखा है। तो पहले तो आपको समझ में आ गया कि हम इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, कि आपको पता हो कि जैसे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी करके पढ़ा है, ये ऐसा कुछ, ऐसा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। विंड एटलस बनाता है ये, ठीक है। तो अलग अलग मतलब एरियाज़ इन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं विच आर नॉट ऑन शोर, जो ऑन शोर नहीं है फिर भी इट इज़ गेटिंग द थिंग्स वेयर वी कैन इंस्टॉल द थिंग्स, जहाँ पे हम टरबाइन इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे हम विंड एनर्जी का पोटेंशियल ग्रैब कर सकते हैं। आप समझ रहे हो। सो इसने कई सारे डेटा दिए हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वी है, व्हाट आर द पोटेंशियल, इस तरह का इन्होंने डेटा दिया है। अब ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते थे कि भाई इंडिया इज़ एट द 4th पोजीशन, ये पता है कि 4th पोजीशन पे है इंडिया इन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा किसका है, चाइना, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइना का है। दूसरे पे कौन है, US, हाँ US, फिर जर्मनी, और फिर चौथे पे इंडिया। तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते थे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका। फिर वो बोल रहा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को 3 वर्ड्स में आपको सोचो कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल है, क्या हमारे पास ऑन शोर पोटेंशियल है, क्या ऑफ शोर पोटेंशियल है, ठीक है। और जो EEZ वाला एरिया होता है वो किसी ने मेंशन नहीं किया है, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी तो है, उसमें भी तो हम लगा सकते हैं। तो NIWE ने क्या किया है, इन लोगों ने एक एरिया पकड़ा है गुजरात के कोस्ट के पास, देयर दे आर ट्राइंग टू इंस्टॉल 1 गीगावाट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक नेशनल विंड एनर्जी पॉलिसी है 2015 की, उस 15 वाली पॉलिसी के अंदर दे आर ट्राइंग टू डू दैट। पहला वो प्रोजेक्ट होगा जो इस तरह का EEZ वाले एरिया में होगा, ठीक है। सो दैट इज़ द पोटेंशियल वेयर वी कैन हार्नेस द थिंग्स, जहाँ पे आप हार्नेस कर सकते हो। इसी तरह ऑफशोर का क्या पोटेंशियल है, ऑनशोर का क्या पोटेंशियल है, ऐसे बेसिक डेटा आपको, मतलब बेसिक चीज़ें आपको लिख देनी है। और NIWE का पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे अलग अलग विंड कॉरिडोर्स हैं, साउदर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर, अलग अलग कॉरिडोर में व्हाट इज़ द पोटेंशियल, बिकॉज वी हैव नॉट हार्नेस्ड दैट मच पोटेंशियल, अभी हमने नहीं किया है, ठीक है, वो हमने किया नहीं, तो वो आपको लिखना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको अपने उसमें इंक्लूड कर लेनी है, मैं आपको भेज भी दूंगा। तो यही, अगर आपको इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी याद हो तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको ये 4th वाली बात याद हो तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, या NIW का एस्टिमेटेड पोटेंशियल अगर आपको याद हो तो आप इससे याद कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ आप इंट्रोडक्शन में, या दोनों को आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करके स्टार्ट कर सकते थे कॉन्टेक्स्ट देके, ठीक है। अब पोटेंशियल में पहली बात जोग्राफिक पोटेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग पोटेंशियल स्टेट है, ये कॉरिडोर आप ध्यान रखो, और ये विंड एटलस 3.0 ये भी याद रखना। तो अलग अलग एरियाज़ हैं विच आर नॉट, मतलब विच आर नॉट ऑफ शोर, विच आर नॉट ऑन शोर, जो अंदर के एरिया, जैसे ओडिशा है, MP है, दीज आर द न्यू रीजन्स वेयर वी कैन इंस्टॉल द विंड एनर्जी, ठीक है। ऐसा ये लोग पाए हैं, इन लोगों ने पाया है। तो अलग अलग इसके पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो है। ऑफशोर विंड पोटेंशियल आप याद रख सकते थे कि अलग अलग ऑफशोर विंड पोटेंशियल क्या है। सिमिलरली अब दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। तो पहला रीज़न इसका मतलब, फिर अगर इसको छोटे छोटे में आप तोड़ो कि व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स, व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़, इस तरह से आप तोड़ो तो आपको समझ में आएगा। मतलब फिजिकल फैक्टर मतलब
कहने का मतलब माउंटेन पे तो वी कैन नॉट डू दोज थिंग्स, या अदर एरियाज़ में आपको वो चाहिए होता है। तो एक बेसिक आप ये ध्यान रखो कि विंड की स्पीड होती है, जो बेसिक विंड की स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है देन ओनली वी कैन इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो टरबाइन घुमाने के लिए उतनी स्पीड चाहिए आपको, नहीं तो आप लगा नहीं सकते। तो ये आप चीज़ इसमें लिख सकते थे, तो मैंने लिखा है इसमें। या फिजिकल फैक्टर की वायबिलिटी स्पीड ही नहीं है कई जगह, तो वो तो आप हमेशा स्पेशियल एस्प्रेड लिमिटेड ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आप हर जगह लगाने लगोगे, तो वो चीज़ एक आप लिख सकते थे। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ का मतलब ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। ट्रांसमिशन का कहने का मतलब मान लो जैसे आपका गुजरात है, आप गुजरात में रह रहे हो, कोई मान लो एमपी में रह रहा है, एमपी में लेट सपोज दे हैव स्टार्टेड द इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो जो ट्रांसमिशन का है मतलब ग्रिड पे ट्रांसफ़र करना होता है ना, आपने पावर जनरेट किया गुजरात से, अब उसको ट्रांसफ़र करना है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसफ़र दैट बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड दैट पर्टिकुलर लोड, जो लोड आप वहाँ से जनरेट कर रहे हो, तो इससे एनर्जी वेस्टेज बहुत सारा होता है। तो ग्रिड कनेक्टिविटी इज़ नॉट देयर, इसीलिए दे आर आस्किंग, मैंने जो पिछले वाले में एक क्वेश्चन दिया था नेशनल सोलर ऐसा करके एक हाइब्रिड पॉलिसी पे, इसीलिए दे आर थिंकिंग ऑन दैट कि हाउ द विंड एनर्जी कैन कॉम्प्लीमेंट द सोलर एनर्जी। अगर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम फोकस करने लगे तो ये जो ट्रांसमिशन का लॉस है वो कम होने लगेगा। पावर में सबसे बड़ा लॉस यही है, ट्रांसमिशन का लॉस। मतलब आपने तो मतलब मैंने तो इंजीनियरिंग टाइम में किया हुआ है, जाके वहाँ पे अलग अलग देखा हुआ है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि मतलब दे आर नोइंग द रिक्वायरमेंट, एज पर दैट रिक्वायरमेंट ओनली दे आर मेकिंग द एनर्जी। एनर्जी वो कितना ही बना सकते हैं, लेकिन कितनी लोड की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोल वाला प्लांट देखोगे तो उसमें भी दे आर वर्किंग ऑन द पावर फैक्टर बोला जाता है, तो उसके बेसिस पे दे आर वर्किंग कि कितनी डिमांड है, उसके बेसिस पे ये लोग अपना वो जनरेट करते हैं, मतलब पावर जनरेट करते हैं। तो दैट इज़ द ट्रांसमिशन इशू, ये आपको ध्यान रखना है। लैंड एक्विजिशन इशूज़ भी हैं विंड वाले में कि 1 मेगावाट के लिए लगभग 1.2 जो भी मैंने लिखा है 1.2 हेक्टेयर इज़ रिक्वायर्ड, तो ये भी आप लिख सकते थे। और एक चैलेंज ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी का है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है थोड़ा सा आपको मतलब लाइन बना के प्रीलिम्स में भी आ जाए। पॉलिसी अनसर्टेनिटी का मतलब कि प्रीवियसली द पॉलिसी ऑन द विंड वाज वर्किंग ऑन फीड इन टैरिफ। फीड इन टैरिफ का मतलब पता है कोमल आपको, व्हाट इज़ द फीड इन टैरिफ? तो पहले फीड इन टैरिफ का मतलब कि मान लो मैं एज अ स्टेट हूँ और मैंने जनरेट किया पावर, सो इफ़ आई एम इन्वेस्टर एंड आई एम डूइंग द जनरेशन ऑफ द पावर, आई विल बी गेटिंग अ सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो मुझे तो वो होगा ना, मतलब आई विल बी फीलिंग कि मतलब मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म, सेकी एक बॉडी है सोलर एनर्जी करके, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया 2017 में। नाउ दे हैव कम ऑन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस कि मान लो 2 लोग, आप लोग इन्वेस्टर हो एंड मान लो मैं स्टेट हूँ, तो जो मेरे पास कम बिड करेगा उसको मैं दे दूंगा टेंडर। तो ये भी इशू है स्पेशल का कि मतलब गुजरात में तो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, दे आर नोइंग द थिंग्स। अंदर कौन लगाएगा? स्टेट की पॉलिसीज़ अलग अलग हैं, डिस्कॉम्स आर अंडर द स्टेट एनर्जी वाला जो पूरा आता है जो आप उसमें पढ़ते हो, तो ये सारे इश्यूज़ है। तो पहले फीड इन टैरिफ था, कहने का मतलब आप कोई भी जनरेट करो, आपको 4 रुपये 5 रुपये जो भी पर यूनिट मिलना था वो आपको मिलता ही। एज ए इन्वेस्टर तो आप भी लगाओगे पैसा, ऑब्वियस है कि अगर आप कोई पावर लगाना चाह रहे हो, कुछ लगाना चाह रहे हो। अब इन लोगों ने कम्पिटेटिव बिडिंग कर दी, तो कम्पिटेटिव बिडिंग में जो सबसे सस्ता कर रहा होगा उसको ये लोग दे देंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द मेजर इशू, इस वजह से भी वो होता है। इसी तरह बहुत सारी एजेंसीज़ भी हैं जो अलग अलग ओवरलैप कर रही हैं, तो इसका आप वे फॉरवर्ड लिख सकते थे कि वी नीड सम पर्टिकुलर एजेंसीज़, मतलब जहाँ पे अलग अलग हम जो जैसे NIWE मैंने आपको एक बताया, ऐसे सेकी है जो सोलर का देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल अलग चल रही है, तो सबका अलग अलग वो है। तो अगर स्टेक होल्डर्स जितने ज़्यादा होंगे तो उतनी ज़्यादा इशूज़ आएंगे आपको, ठीक है। अब इस पर फिर आप वे फॉरवर्ड लिख सकते थे। जैसे एक वो पढ़ा है RPO करके एक ऑब्लिगेशन होता है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ऐसा पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो। एक रिन्यूएबल परचेज और वो होता है RPO करके, ठीक है, ये पढ़ना जाके, ठीक है। सो स्टेट्स आर रिलक्टेंट इन डूइंग दिस, ठीक है, तो वी हैव टू डू दिस। जैसे एक वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये पढ़ा है, ये सब वे फॉरवर्ड है जो आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों ने लिखा भी है ये सारी चीज़ें कि मतलब वी नीड टू मेक द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इस तरह का भी लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है, ये नहीं लिखा है RPO, ज़्यादा लोगों ने लिखा है, कुछ इन लोगों ने, हाँ मतलब इसने लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है, मोस्टली नहीं लिखा है। तो ये पढ़ लेना डिटेल में, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम हमेशा जब भी रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन आए, ऑलवेज मेक दिस काइंड ऑफ मतलब आप कंक्लूजन रेडी रख सकते हो ये कि हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई भी क्वेश्चन आए आप यही लिखो कि भाई नेट ज़ीरो हमें 2017 तक करना है, वो उससे आप वो कर दो। या इवन यू कैन पंच मित्र या पंच इस तरह का जो स्कीम था ना मोदी जी का, वो कि 5 वो था अलग अलग जो प्लेजेस थे, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें कंक्लूड करने में। तो रिन्यूएबल पे कोई भी क्वेश्चन आए तो कंक्लूजन फिक्स कर लो, या तो नेट 70 से करोगे आप, या तो उससे कर लोगे जो 5 अमृत या इस तरह का जो
एक पॉलिसी था, ठीक है, इसमें पांचों वो लिखा हुआ था। तो ये था पहला वाला, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन अगेन ये एल नीनो ला लीना तो बेसिक पता है, राइट? कि एल नीनो क्या होता है, ला लीना क्या होता है, बेसिक पता है, राइट? तो ई एन एस ओ और एल नीनो इसमें अंतर क्या है? व्हाट इज ई एन एस ओ, व्हाट इज एल नीनो, बताओ एक बार। So it is El Nino southern oscillation. हाँ, That is ENSO. हम्म। El Nino तो सर ये जो वोकल सर्कुलेशन होता है इसको completely करता है. और ला लीना क्या है? Sir La Nina is a reversal of the vocal circulation जहाँ पे Indian monsoon काफी ज़्यादा इफेक्ट होता है and it dry spells आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में. तो नहीं, साउदर्न ऑसिलेशन जो है, मतलब ई एन एस ओ जो साउदर्न ऑसिलेशन है, एल नीनो, ला लीना और नॉर्मल, ये तीनों इसके पार्ट हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको वर्ड दिखेगा ई एन एस ओ करके, ठीक है। तो ई एन एस ओ में क्या होता है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है एक तरह का, ठीक है, फॉर साउदर्न ऑसिलेशन। सो इट इज़ पार्ट ऑफ इट, कि एल नीनो भी उसका पार्ट है, जो आपने बताया कि वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन ये एल नीनो में होगा, राइट? इट इज़ कूलिंग हो जाएगा। और एक नॉर्मल कंडीशन भी तो होगी, ठीक है। एक टाइम होगा जब सब कुछ नॉर्मल होगा, एक टाइम होगा जब वार्मर कंडीशन ज़्यादा होगी, और एक टाइम कब होगा जब ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जब वार्मिंग कंडीशन होगी तो उस टाइम क्या होगा, क्या क्या इश्यूज़ आएंगे, तो आप ग्लोबल पे सोचो कि ग्लोबल में क्या क्या इश्यूज़ आएंगे। फिर आप सोचो कि इंडियन कॉन्टिनेंट पे क्या क्या आएगा। ई एन एस ओ समझ में आ गया, तीन पार्ट हैं उसके, मतलब कहने का मतलब साउदर्न ऑसिलेशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्लब टर्म है उसका, ठीक है। उसमें फिर एल नीनो, ला लीना और एक नॉर्मल कंडीशन। एल नीनो एक्सट्रीम वार्मर, ला लीना एक्सट्रीम कोल्डर, और एक नॉर्मल कंडीशन जो आप नॉर्मल समझते हो, ठीक है। अब इसका बेसिक डायग्राम मैं अभी कॉपी दिखाऊंगा उसकी, तो उसमें बेसिक डायग्राम सबने बनाया, इसने बनाया। तो बेसिक एक आपको डायग्राम बना देना था, एल नीनो के बारे में बता देना था कि एल नीनो क्या है, कि वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन, ऐसा करके आपको लिख देना था। देन यू हैव टू राइट व्हाट इज द इशूज विच आर कमिंग फ्रॉम द, व्हाट आर द क्लाइमेटिक अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग विच आर कमिंग आउट ऑफ द एल नीनो, ठीक है। जैसे कोई चीज़ मतलब मोस्टली तो पता ही है आप लोग को, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, लेकिन ये समझ में आ गया ई एन एस ओ। एक बात और आप लोग बताओ, आई ओ डी पढ़ा है, इंडियन ओशन डाइपोल, ऐसा कुछ पढ़ा है? ये पढ़ा है। तो आप एक लाइन बताओ कि ये मतलब ट्रू बताना जो लोग हाथ खड़े करना, और फॉल्स बताना जो हाथ खड़े करना, ठीक है। कि आई ओ डी कैन काउंटर द इफेक्ट ऑफ एल नीनो, सही है या गलत? सही है। पॉजिटिव आई ओ डी कैन काउंटर द इफेक्ट ऑफ एल नीनो। आप सही और गलत कौन लोग सही बोल रहे हैं? पॉजिटिव आई ओ डी, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है, दैट कैन काउंटर द इफेक्ट ऑफ एल नीनो। ट्रू लग रहा है आपको भी? ट्रू लग रहा है? तो ये अब लिख के आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो अगर जनरल बोला जाए तो आईओडी जो होता है वो काउंटर करता है, पॉजिटिव आईओडी काउंटर करता है, निगेटिव आईओडी भी सिचुएशन होती है। तो निगेटिव आईओडी कैन नॉट काउंटर द एल नीनो, ठीक है। तो जब आप लिखोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि केवल, जैसे इस क्वेश्चन में आप लिखोगे ना कि केवल एल नीनो तो नहीं है, इसके अलावा और भी हैपनिंग्स हैं, तो यू कैन राइट कि आईओडी इज़ अनदर फैक्टर विच इज़ काउंटरिंग द सम टाइम। जब पॉजिटिव आईओडी होगा तो जनरल लिखा हो कि आईओडी इज़ काउंटरिंग द इफेक्ट ऑफ एल नीनो, तो ये बात सही है। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपको जानना है तो पॉजिटिव आईओडी होना चाहिए विच इज़ काउंटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो, ठीक है। ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा अभी 2019 में इंडिया के सिनेरियो में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो एल नीनो पे इंडिया का क्या इफेक्ट होता है, मतलब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? प्रियांशु आप बताओ, एल नीनो का इंडिया स्पेसिफिक रीजन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कभी बारिश होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, कभी डेफिशिएंट होता है, हाँ, मतलब इरेटिक रेनफॉल होगा, और उसके बाद ड्रॉट कंडीशन बन सकती है, ऐसा होगा। और अगर स्पेशियल आप देखो कि मतलब पूरे ग्लोब में तो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में इम्पैक्ट पड़ता है? और जो पेरू का एरिया है और पेरू यहाँ पे वो होगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। और इधर ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न, हाँ थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, ईस्टर्न, हाँ वहाँ पे बारिश होगी। ठीक है। और उसके और बाद जो नॉर्थ अमेरिका है और जो इसका इलाका है, सेंट्रल अमेरिका का जो इलाका है, वहाँ पे साइक्लोन, हुरिकन से सारे चीज़ आते हैं। हाँ, तो ये स्पेसिफिक आप ध्यान रखना, ईस्टर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में ड्रॉट होगा, तो ये इम्पैक्ट पता रखना कि कहाँ पे किसका होता है। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि किस एरिया में क्या होता है। अगर वो देता है ना ओनली वन ओनली टू टाइप का, तो बेसिक बना सकता है वो कॉन्सेप्चुअल कि साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है। साउथ अमेरिका में फ्लड आ सकता है, रेनफॉल बढ़ सकता है, क्योंकि वार्मर हो रहा है ना, वार्मर एरिया हो रहा है वो। तो जब फिशिंग का जो होता है, मिक्सिंग के कारण से जो न्यूट्रिएंट्स वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, हाँ वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, पूरी फिशिंग इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप पेरू वाले उस एरिया में देखोगे। तो अपवेलिंग क्या होती है? वेलिंग में जब
सर आप वेलिंग कहने का मतलब कि वो जो एक सरफेस होता है ओशन का, वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है एंड ट्रेड विंड्स की वजह से, जब ट्रेड विंड उसको एक कोस्ट पे ला करके कर देता है, तो जो नीचे का पानी होता है स्पेशली काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है, वो ऊपर की ओर आता है टू कवर दैट हाँ। कॉम्पेंसेट हाँ दैट। ये पता है आप फीलिंग, मतलब इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। न्यूट्रिएंट वाला जो उसने बताया कि जो वाटर है उसका ऊपर आना, वो अपवेलिंग होता है। न कि जो आप ज्योग्राफी के क्लास वगैरह में देखते होगे तो वो दिखाते हैं ना कि कहीं एक पर्टिकुलर शोर पे पानी बढ़ता जा रहा है, कहीं कम हो जा रहा है, वो चीज़ अपवेलिंग में नहीं आएगी। ठीक है, इन क्लाइमेटिक फिनोमेना की वजह से जो न्यूट्रिएंट वाला रिच वाटर है वो ऊपर आना, वो अपवेलिंग है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो इसमें इंडिया और इस तरह का आपको लिखना था बेसिक, फिर आप लिख सकते थे इसमें एंथ्रोपोजेनिक वाला किसी ने वो नहीं लिखा है, आप लोगों ने अलग अलग जैसे मिड जूलियन ऑसिलेशन इस तरह की चीज़ें सब ने लिख दी हैं, तो भी ठीक है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक भी एक्टिविटी आप इसमें लिख सकते थे कि जैसे अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है। ठीक है, सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो मेकिंग द चेंजेस इन द क्लाइमेटिक पैटर्न। ठीक है, अब इसमें अगेन आई हैव रिटन सम, मतलब इस पर जनरल आप लोगों ने लिखा है वो क्या नाम है, कॉन्क्लूज़न। तो कॉन्क्लूज़न फिर मैंने इस तरह से लिख दिया है, आप याद कर सकते हो कि WMO जो है इट इज़ एम्फेसाइजिंग ऑन द मल्टी ड्राइवर एनालिसिस। कभी भी कोई क्लाइमेटिक हैपनिंग हो रही है, दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मिड जूलियन ऑसिलेशन हो गया, जेट स्ट्रीम हो गया, हर चीज़ को मिला के दे आर फोकसिंग टू एक्सप्लेन एनी काइंड ऑफ क्लाइमेटिक एनोमलीज। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक ध्यान रख सकते थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट आस्किंग कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया विच इज़ बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। ठीक है, तो कास्ट आइडेंटिटी आप लोगों ने कास्ट को तो डिफाइन कर ही लोगे कि कास्ट क्या है। ठीक है, कास्ट के आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, कास्ट का फीचर पढ़ना, फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कास्ट। ठीक है, कोई फीचर बताओगे आप कास्ट का? सोशियोलॉजी तो इसका है, आपका भी सोशल हायरार्की है सर। सोशल हायरार्की और एस्क्राइब, हाँ, और हाँ इंडोगैमी, याद है तो इंडोगैमी, और जैसे आपने बताया हायरार्की, उसने बताया एस्क्राइब्ड स्टेटस, ऐसे 4-5 फीचर हैं, आप याद कर लो। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जैसे ऑक्यूपेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर। इंडोगैमी जैसे इसने बताया, तो ऐसे कुछ कुछ फीचर्स आप याद कर लो। ठीक है, इवन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द प्रैक्टिसेस, ऑन द पैटर्न और बिहेवियर, आप किसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो, दोज थिंग्स आर ऑल्सो द फीचर ऑफ कास्ट। ठीक है, सो कास्ट इज गिविंग एन आइडेंटिटी, तो कास्ट को आप मतलब एज अ पर्टिकुलर कुछ भी लिख के आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज कास्ट। ठीक है, इवन यू कैन राइट द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ कास्ट, कि कैसे वर्ना सिस्टम से कास्ट सिस्टम आ गया। ठीक है, आप वो भी लिख सकते थे इसमें हिस्टोरिकल। करंट अफेयर तो इसमें है नहीं, बाकी बेसिक आप उसको या तो डिफाइन कर दो या तो आप उस तरह से लिख दो। अब दे आर आस्किंग दिस, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पहले कि फ्लूइड भी है और स्टैटिक भी है। ठीक है, तो एक मॉडल्ड हायरार्की करके कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ लेना। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं लिखवा भी दूंगा अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में, आप लोगों ने लिखा नहीं है, तो ये सब पढ़ के इंक्लूड कर लेना। इसमें मॉडल्ड हायरार्की वर्ड है तो पढ़ लेना इसका मतलब क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। दीपांकर गुप्ता का कॉन्सेप्ट है, बस नाम नहीं याद रखना है, आपको समझना है कि मॉडल्ड हायरार्की का मतलब क्या है। ठीक है, अब फ्लूइड और स्टैटिक का मतलब क्या है, वाई द कास्ट एज अ आइडेंटिटी इज़ नॉट चेंजिंग, वो आपको लिखना है, एंड वाई द कास्ट एज अ आइडेंटिटी इज चेंजिंग, मतलब फ्लूइड और कैसे स्टैटिक है, नहीं चेंज हो रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो आपने इसमें कास्ट को डिफाइन किया, देन यू हैव टू राइट द व्हाट इज द पार्ट ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक अचीवमेंट बेसिस होता है, एक एक्सक्रिप्शन और एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। तो कास्ट इज गेटिंग बाई बर्थ, बाई बर्थ हमें कास्ट मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड द अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है इसमें अचीवमेंट बेसिस, ये अचीवमेंट बेसिस है, और एक एस्क्रिप्शन बेसिस है। तो एस्क्रिप्शन बेसिस इज कमिंग फ्रॉम द बर्थ, सो वी कैन नॉट चेंज द कास्ट। ठीक है, जैसे संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है लोगों ने, सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा, संस्कृताइजेशन नहीं पढ़ा है और लोगों ने, तो आप एक बार देखना संस्कृताइजेशन के बारे में। संस्कृताइजेशन क्या है कि द पीपल ऑफ द लोअर कास्ट आर एडॉप्टिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द हायर कास्ट टू गेन द रिचुअल हायरार्की और सेकुलर हायरार्की। तो दो पार्ट होता है हायरार्की का, एज पर दैट थिंकर, वो थिंकर आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन MN श्रीनिवास के हिसाब से 2 पार्ट होता है इसमें। ठीक है, जो हायरार्की का 2 पार्ट है कास्ट का, जब आप कास्ट में संस्कृताइजेशन का, तो जो हायरार्की में देयर इज़ अ रिचुअल हायरार्की, ठीक है, और एक है सेकुलर हायरार्की। ठीक है, सो ही इज सेइंग दैट कि एट द पार्ट ऑफ सेकुलर हायरार्की इफ समवन इज इमिटेटिंग द अपर कास्ट देन ही कैन गेन द पोजीशन, उसकी सोशल मोबिलिटी ज़्यादा होगी। एक वर्ड और है, याद कर लो आप, सोशल मोबिलिटी, उसकी सोशल मोबिलिटी ज़्यादा हो सकती है।
ठीक है, सेकुलर एरियाज में, सेकुलर में, रिचुअल में नहीं होगा। कहने का मतलब जो प्रीस्ट आज काम कर रहा है वो प्रीस्ट ही करेगा। मैरिजेस कैन नॉट बी गिवन, और जो मतलब होता है ना जो मंत्र पढ़ना और ये सब जो मैरिज होती है, तो दैट वर्क कैन बी डन ओनली बाय द प्रीस्ट, या ब्राह्मण ही कर रहा होगा वो, जो बेसिक बर्थ एस्क्रिप्टिव वाला काम है। सो इन रिचुअल हायरार्की you by copying the something, you are copying someone, some imitation you are doing, you cannot do the, आपका चेंज नहीं होगा, स्टेटस चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब रिचुअल हायरार्की में ऑलवेज एस्क्रिप्शन विल बी देयर, हमेशा एस्क्रिप्शन रहेगा। लेकिन सेकुलर हायरार्की में यू विल बी हैविंग द अचीवमेंट बेसिस। वो फ्लूइडिटी आपकी संस्कृताइजेशन में केवल रिचुअल में आती है, सेकुलर हायरार्की में। ठीक है, कि आज आप मतलब आपने एजुकेशन ले लिया तो आप ऊपर पहुँच गए। ठीक है, तो ऐसे एक डोमिनेंट कास्ट का एक कॉन्सेप्ट है, डोमिनेंट कास्ट, ये भी आप पढ़ना, डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, तो डोमिनेंट कास्ट मतलब कहने का मतलब देयर आर सम फैक्टर्स विच आर मेकिंग सम पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप एज अ डोमिनेंट ग्रुप। ठीक है, जैसे जाट हैं, जाट इन द हरियाणा, दे आर डोमिनेंट बिकॉज ऑफ लैंड, लैंड उनके पास है, इस वजह से वो डोमिनेंट ग्रुप है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई और हायरार्की नहीं चलेगी, दे आर मेकिंग अ डोमिनेंट। जैसे किसी का पॉलिटिकल पोजीशन ऊपर है, किसी का एजुकेशन अच्छा हो गया, सो दोज काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स आर डोमिनेंट कास्ट ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो अचीव्ड वाले एस्क्राइब्ड वाले होंगे दे विल ओनली डोमिनेट द थिंग्स। सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, लैंड, इस तरह के कुछ एजुकेशन, दीज आर द पैरामीटर्स। ऑन दैट पर्टिकुलर पैरामीटर सम पर्टिकुलर कास्ट विल गेन द डोमिनेंट स्टेटस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, जैसे यादव आप देखोगे भाई मैनपुरी एरिया में, ठीक है, पूरा उनके पास लैंड है उस एरिया में, मतलब जो यूपी में जो यादव एक कास्ट है तो उनका चलता है ना, वो डोमिनेंट कास्ट है, तो दे आर डिटरमाइनिंग द थिंग्स। अब संस्कृताइजेशन वाली बात जब हुई है तो ये तो समझ में आ गया कि दे आर सम पीपल आर इमिटेटिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द अपर कास्ट, राइट। इट इज़ नॉट ओनली द, जैसे वीगनिज्म है वो भी एक सांस्कृतिक प्रैक्टिस है। इट इज़ नॉट ओनली दैट यू आर रीडिंग समथिंग, आप कोई स्क्रिप्चर पढ़ने लगा, कोई पूजा करने लगा, तो वही चीज़ संस्कृताइजेशन है। संस्कृताइजेशन हैज़ अ ब्रॉडर मतलब मीनिंग, आप समझ रहे हो। तो ये भी अगर सोशियोलॉजी में वैसे वो सब ज़रूरत है, लेकिन इतना आप समझ गया, रिचुअल सेकुलर ये सब समझ गया, थोड़ा सा बेसिक। अब इंडोगैमी इज़ अ पार्ट ऑफ कास्ट। ठीक है, तो इंडोगैमी मतलब मैरिजेज आर रिस्ट्रिक्टेड विद इन द कास्ट, तो ऑब्वियस इट इज़ मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर जीनोलॉजी और वॉट एवर स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट इज। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते थे। नाउ इवन इंटरकास्ट मैरिजेज आर नॉट हैपनिंग दैट मच, तो फ्लूइड वो दिखाता नहीं बहुत ज़्यादा, बट यू कैन राइट सम इंटरकास्ट मैरिजेज आर देयर अराउंड 3% और 7%। जैसे लॉ इज़ ऑल्सो मेकिंग द कास्ट एज अ फ्लूइड, कैसे लॉ भी बना रहे हैं, जैसे एक इंटरफेथ मैरिज एक्ट है। ठीक है, इस तरह के एक्ट्स हैं। इंटरफेथ मैरिज एक्ट डील्स विथ इंटरकास्ट मैरिजेज एज वेल एज जो इंटरफेथ मैरिजेज होती हैं उस पर डील करता है, तो उसको भी पढ़ना चाहो तो आप थोड़ा सा देख सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन राइट कि सम ऑफ द थिंग्स आर इवन स्टेट्स और लॉ इज़ प्रोवाइडिंग द फ्लूइडिटी इन द कास्ट। ऑक्यूपेशन इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फ्लूइडिटी इन कास्ट। भाई जोमेटो से आप कुछ ऑर्डर करते हो, नाउ यू आर नॉट सीइंग कि कौन बना रहा है। ठीक है, इफ़ समवन इज़ मेकिंग गुड यू आर ईटिंग दैट, आपको थोड़ी ना मतलब है कि वो किस कास्ट का है। पहले ऐसा होता था कि आप किस कास्ट का खाओगे, किस कास्ट से नहीं खाओगे, पूरे रूल्स डिफाइन थे कि फ्रॉम वेयर यू कैन ड्रिंक द वाटर, फ्रॉम विच कास्ट यू कैन राइट द थिंग्स, इस तरह से चीज़ें डिफाइन थी। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अपवर्ड मोबिलिटी इज ऑल्सो कैन बी गेन्ड बाई द एजुकेशन। एजुकेशन अगर होगा, जैसे सम पर्टिकुलर पीपल हु आर फ्रॉम द दलित कास्ट और फ्रॉम एनी अदर कास्ट, so they can gain the upward mobility in the society and that rigid structure will not be followed। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट से आपको इसको लिख देना है। ठीक है, सिमिलरली पॉलिटिकल असर्शंस आर ऑल्सो देयर फॉर द कास्ट विच इज़ एम्पावरिंग देम, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इस पर डिबेट है एक, पढ़ना आप, मतलब एक तो बी आर अम्बेडकर की क्या अप्रोच है, ठीक है, इसको भी आप देखे रहना मतलब, और गांधी की क्या अप्रोच है। ठीक है, दोनों लोगों का आप एक बार पढ़ना, रिलेट करना, मतलब कि व्हाट इज़ द गांधीयन अप्रोच ऑन द चेंजिंग ऑफ द कास्ट, व्हाट इज़ द अम्बेडकर्स अप्रोच। ठीक है, तो अम्बेडकर पॉलिटिकल असर्शन की बात करते थे, वो पॉलिटिकल असर्शन की बात करते थे। ही वॉज नॉट टॉकिंग ऑन द, मतलब गांधी जी इसकी बात नहीं करते थे पॉलिटिकल असर्शन की। ठीक है, उनके हिसाब से कि अगर साथ में मिल के खाना खा लें तो कास्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी, ऐसे कुछ उनके वो हैं व्यूज़। तो ये दोनों लोगों के व्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाउ ही इज़ वांटिंग द चेंज इन द ट्रांसफॉर्मेशन, उनको कैसे चाहिए, मतलब एंड हाउ गांधी इज़ एडवोकेटिंग फॉर द कास्ट। ठीक है, आप समझ गए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक वर्ड और है सोशल क्लोजर। सोशल क्लोजर का मतलब क्या होता है, वर्ड आप बस सुन लो। सोशल क्लोजर का मतलब कि लेट सपोज, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इसको, कि कास्ट आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ सोशल क्लोजर।
जैसे आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में देयर इज़ अ सम पांडे और इस तरह का कुछ होता है ना, मतलब अलग अलग तरह के एरियाज़ होते हैं कि ये यहाँ पे कुछ ब्राह्मण रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ और पर्टिकुलर कास्ट वाले रह रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड सोशल क्लोजर। इवन द कास्ट ऑफ द लोअर कास्ट वाले लोग भी दे आर नॉट ट्राई टू मिंगल विद देम, वो लोग भी नहीं चाहते हैं मिलना, ये सोशल क्लोजर बना के रखते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सोशल क्लोजर, ठीक है। तो भी आप एक बार ध्यान रख सकते हो इसको लिखने में। अब अगेन इसको आप तो बेसिक आप इसका वो लिख देते हैं कि हाउ इवन द जो मॉडल्ड हायरार्की से आप इसको हमेशा कास्ट वाले क्वेश्चन को एड्रेस कर दो जब भी आपको लिखना है, इस मतलब लास्ट में, ठीक है, कहने का मतलब कॉन्क्लूजन में, ठीक है। सो ये समझ में आ गया कास्ट वाला, 2-3 वर्ड आपको पता लग गया, वो सब उतने ही है, ठीक है। अब आते हैं इस पर ऑन द नॉइस पॉल्यूशन। सो नॉइस पॉल्यूशन में क्या पूछ रहा था, जैसे मैंने बताया कि डीपर प्रॉब्लम पूछ रहा है, ठीक है। सो नॉइस पॉल्यूशन में एक वर्ड ये आप याद रखना कि इनविजिबल पॉल्यूटेंट है। कुछ लोगों ने WHO का इस पर लिखा हुआ है अलग अलग वो कि व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट। आप इंडियन स्पेसिफिक याद रखो, मतलब जैसे CPCB इज टेलिंग अबाउट द 50 और समथिंग इस तरह का डेसिबल लिमिट बता। हाँ 4 जोन में, तो उसमें एक पर्टिकुलर उन्होंने हाँ डे और नाइट का अलग अलग बना रखा है कि शायद 50 और रात का शायद 40 है इस तरह का, ठीक है। सो वो चीज़ें आप लिखो रादर देन राइटिंग WHO वाला जो गाइडलाइन है, क्योंकि ये इंडिया स्पेसिफिक है। तो CPCB का डेटा आप लिखो इसमें अगर आप लिख रहे हो तो। अब नॉइस पॉल्यूशन रूल्स आर कमिंग अंडर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। वैसे और भी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो इनविजिबल पॉल्यूटेंट आपको ध्यान रखना है वर्ड इसके लिए, और बाकी आप ये ध्यान रख सकते हो और कोई डेटा आप लिख सकते हो इसको इंट्रोड्यूस करते टाइम। लेकिन डीपर प्रॉब्लम क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा, वो नहीं लिखा है इसमें, जनरली किसी के कॉपी में नहीं है। डीपर प्रॉब्लम क्या है, डीपर प्रॉब्लम का मतलब कि नॉइस पॉल्यूशंस आर दिस इज़ बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। जैसे हमारे वहाँ अर्बनाइजेशन है, अनप्लैंड ग्रोथ है, वी डू नॉट हैव द जोन्स, अलग अलग जोन्स नहीं है हमारे वहाँ कि इसमें अलग अलग वो होगा। इवन 24/7 अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वी आर नॉट थिंकिंग ऑन दैट। आपको जैसे दिल्ली में दिख जाएगा कि वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ CPCB, कोई फॉलो नहीं करता है उस चीज़ को कि कितना DB या कितना। अब फॉलो कैसे करें, मतलब देयर इज़ अ मतलब एक नेशनल करके ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। दैट मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ इन द आई गेस 70 सिटीज़ में है वो, ठीक है। अगर उसकी रीच ज़्यादा होगी तब तो आप, जैसे हम AQI आज मेज़र कर लेते हैं ना हर जगह, वैसा होना चाहिए ना, तब तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ है कहाँ पे कम नॉइज़ है। वो चीज़ें है ही नहीं अभी, तो आपको पता नहीं लगता है। दैट इज़ वाई द, जैसे इसमें लिखा है कि दिल्ली में साइलेंस जोन जो भी है वहाँ पे भी 70 से लेके 85 dB तक, 70 to 85 dB दे आर यूजिंग। लेकिन CPCB का ये लिमिट है डे में और नाइट में, बट जनरली नॉइस लेवल इतना होता है, ठीक है। तो वही वो पूछ रहा था कि जैसे अगर रिएक्टिव मेजर आपने ऐसा ले लिया कि भाई आपने कुछ DJ व्हीकल को सीज कर लिया, आपने कुछ वो कर दिया, तो वो इस चीज़ को तो ख़त्म नहीं करेगा ना। वी हैव टू फोकस ऑन द लार्जर प्रॉब्लम, वो डीपर प्रॉब्लम वो इसमें पूछ रहा है जो आप लोगों ने नहीं लिखा है। ये समझ में आ गया मतलब। सो वी हैव टू रिड्यूस द नॉइस पॉल्यूशन बाई थिंकिंग ऑन अर्बनाइजेशन एंड प्लान्ड ग्रोथ, कि आप प्लानिंग करो उस हिसाब से, तब वो चीज़ें सही होंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते थे कि नॉइस को कल्चरल नॉर्म बना लिया गया है। जैसे आप देखो ना अभी ये हुआ, मतलब इफ़ समवन इज़ गोइंग फॉरवर्ड की वो जो पूजा में लेके जाते हैं उसको मूर्ति विसर्जन वगैरह के लिए, सो दे आर नॉट थिंकिंग, वो कल्चर है उनका, मतलब इफ़ दे आर वो क्या होता है जो पूरा बजता रहता है, हाँ वो DJ वीजे जब ज़्यादा बजेगा तभी उनको लगेगा, मतलब काइंड ऑफ की सोशल पावर प्रेस्टीज फील होता है। तो वो चीज़ अभी बना रखे हैं नॉइस को, मतलब कल्चर ना बोलोगे तो मतलब लड़ाई और हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि दे आर सिम्बोलाइजिंग दोज थिंग्स कि, तो ये आप लिख सकते हो कि आर्टिकल 25 इज़ प्रोवाइडिंग द रिलीजियस फ्रीडम और आर्टिकल 21 इज़ प्रोवाइडिंग द एक वो प्राइवेसी। सो बोथ आर कॉन्फ्लिक्टिंग इन दैट सेंस, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप इसमें लिख सकते थे। सिमिलरली द इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट देयर। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन मतलब कि मान लो रूल्स आ गए नॉइस पॉल्यूशन वाले, तो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, पुलिस है। बना कौन रहा है, रूल बना रहे हैं वो म्यूनसिपालिटीज़ जो अलग अलग बॉडीज़ हैं वो लोग बना रहे हैं। लेकिन चीज़ें अलग अलग लेवल पे मॉनिटर करने का काम किसका है, SPCB CPCB का। कई जगह जैसे अभी तक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, स्टाफ की कमी या पैसे की कमी जो भी आप बोलो, उसकी वजह से SPCB आज तक बहुत सारे, ऐसे MP में तो शायद नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे SPCB जैसा कोई वो नहीं है। तो अगर अलग अलग पावर अलग अलग जगह रहेगी तो वी कैन नॉट हैव द, मतलब कुछ आप इन कॉन्क्रीट नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई वी नीड सम, ये नॉइज़ अथॉरिटी करके आपको एक सिटी लेवल पे चाहिए हु कैन मॉनिटर, ठीक है। तो इस तरह का आप बाद में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा है, तो यू हैव टू थिंक ऑन द रूट कॉज, वो आप लोगों ने लिखा नहीं है। एक और इसका कॉज है जो
लीगल फ्रेमवर्क जो बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं आउटडेटेड, और एक कॉज है ये कि डेटा आपके पास नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई नेशनल एम्बियंस नॉइज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है CPCB का, इट इज़ कवरिंग ओनली 70 सिटीज़। तो जब आपका 70 तो डेटा ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या ही कर लोगे? तो डेटा गैप आपको फुलफिल करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। सिमिलरली जो स्मॉल टाउन है उसमें कोई नॉइज़ मैपिंग है ही नहीं, तो अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं तो आप नहीं कर पाओगे। अब व्हाट काइंड ऑफ आउटडेटेड लॉज आर देयर, जैसे फ़ाइन का जो स्ट्रक्चर है वो 100 रुपये और 1000 रुपये, तो कोई भी दे सकता है 1000 रुपये, आप करोगे तो 1000 रुपये दे ही दोगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लिख सकते हो कि दे आर मतलब सम कमिटीज़ आर सेइंग कि हमें बढ़ाना भी चाहिए। सम कमिटी जैसे लॉ कमीशन बोलता है कि इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, कि वी हैव टू क्रिमिनलाइज दिस थिंग्स, कि जो भी आप एक्स्ट्रा नॉइज़ पॉल्यूशन करें आप क्रिमिनल एक्ट में गिनो और पकड़ लो, मतलब इस तरह की चीज़ें मतलब बोलता है। तो वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। तो NGT और इस तरह के कुछ मैंने रिकमेंडेशन लिख दिए हैं, आप थोड़ा सा ध्यान इसको रख लें। वो मैंने लॉ कमीशन वाला बता दिया कि क्रिमिनल ऑफेंस की बात करता है। 15th फाइनेंस कमीशन इज़ ऑल्सो सेइंग दैट कि जो इन्वायरमेंट के बेसिस पे परफॉर्मेंस ग्रांट दी जाती है उसमें भी हम नॉइज़ पॉल्यूशन की चीज़ें रखें, उसके बेसिस पे हम ये चीज़ें करें, तब UL। और बिहेवियर चेंज में ये आप याद रखना कि जैसे नो हॉर्न डे मुंबई में होता है, ठीक है, तो बिहेवियर चेंज इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे एक शायद नो वाटर डे ऐसा कुछ करके वहाँ होता है, अफ्रीका में मैंने पढ़ा था, ऐसा ये लोग ये करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक कैंपेन चलाए जाते हैं ऑन द सिटी लेवल टू मेक द अवेयरनेस अबाउट द नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, आप समझ गए। तो ये चीज़ें 2-4 आप याद रख लेना इसमें से। WHO से ज़्यादा आप लॉ कमीशन क्या बोलता है, CPCB क्या बोलता है, इस तरह की चीज़ें आप याद करना। कि स्मार्ट सिटी में CPCB सेइंग दैट स्मार्ट सिटी में वी शुड हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर डैशबोर्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कितना नॉइज़ लेवल है, क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। तो मेन इसमें क्या इशू था, मैंने बताया कि आप लोगों ने वो नहीं लिखा है, डीपर प्रॉब्लम नहीं लिखी है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका PRI वाला, ठीक है। सो अगेन व्हाट डू वी नो अबाउट द PRI, तो 73rd अमेंडमेंट हमें पता है, वो आप लिख दो। 3F एक प्रिंसिपल है, पढ़ा होगा अगर, फंक्शन और फंड इस तरह का अलग अलग 3F प्रिंसिपल है, वो लिख के आप शुरू कर सकते थे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। या अगर आपको कुछ पता है कि मतलब व्हाट आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द PRI, जो भी आप लोग बेसिक पढ़ते हो उसको लिख के इसमें शुरू कर सकते थे। तो वही मैंने हाईलाइट कर दिया कि भाई पार्ट 9 आप लिख दो। आर्टिकल बहुत कम लोगों ने कोट किया है, PRI का स्पेसिफिक आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक इन द सेंस कि 243I 243J ये सब स्पेसिफिक 2-4 आर्टिकल आपको पता हो, तब आप सही से लिख पाओगे। मतलब क्वेश्चन उसमें पूछता है, PRI हर बार आता है, हर दूसरे तीसरे साल आ रहा है, तो आपको स्पेसिफिक आर्टिकल पता हो, इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मोस्टली आपको पता है कि भाई वो स्टेट, इसमें मैंने लिख भी दिया है मोस्टली, तो वो आपको पता हो कि स्पेसिफिक कौन कौन से आर्टिकल है, फ्रॉम वेयर द इलेक्शन इज कमिंग, फ्रॉम वेयर द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कमिंग, इसमें जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आपको स्पेसिफिक आर्टिकल पता हो, ठीक है। तो आप इसको सही लिख दोगे। अब 2 बात ये कर रहा था, तो पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग लिखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ आप लिख देते हो, और सम डिजिटल इंटरवेंशन। जैसे उसने क्या किया, वो पूरा पेज पे डिजिटल इंटरवेंशन लिख दिया है, तो वो पूछ नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि डिस्पाइट दीज स्ट्रगल आर फेसिंग इन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो आपको फोकस ज़्यादा तो आप इस पर लिखोगे, फिर आप वे फॉरवर्ड लिख दोगे, लेकिन इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग पे बना दिया, एक पैराग्राफ आपने डिजिटल इंटरवेंशन पे बना दिया। जैसे अलग अलग ग्राम स्वराज करके एक चल रहा है, उसको आप लिख सकते थे। PFMS करके एक है जिसपे सारी मॉनिटरिंग की जाती है कि फ्रॉम वेयर द फंड्स आर गोइंग टू एट द लोकल लेवल, वो चीज़ भी आप लिख के इसमें डिजिटल इंटरवेंशन में लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। अब और स्पेसिफिक आप वो पढ़ लो, केरला के कुछ इनिशिएटिव हैं, कर्नाटका के कुछ इनिशिएटिव, ऐसे एक संचय पोर्टल है केरला का, तो संचय पोर्टल के बारे में पढ़ लो कि क्या वो करते हैं, मतलब केरला में कैसे वो कर रहे हैं। अब इश्यूज़ क्या क्या है, जैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में आप क्या क्या लिख सकते थे, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहाँ से आती है पहले आपको वो पता हो। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आप कब बोलोगे किसी चीज़ को, कि हाउ द PRI गेटिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कैसे आपको पता लगेगा, तो इससे पता लगता है कि इफ़ दे हैव द रिवेन्यू ऑटोनॉमी यू कैन से दैट दे आर फाइनेंशियल ऑटोनॉमस, अगर उनके पास रिवेन्यू का पावर है। लेकिन वो पावर है ही नहीं रिवेन्यू का, आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ सेस, इस तरह की चीज़ें तो लेते हैं, और मेजरली सोर्स प्रॉपर्टी टैक्स है, फ्रॉम वेयर दे आर गेनिंग द ऑल फाइनेंसेस। बट लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, आपको सब्जेक्ट्स भी पता होने चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल में है, कौन से 12th में है, उस पर प्रीलिम्स में आ सकता है। मैंने क्वेश्चन बनाया भी था शायद बहुत पहले, तो आप थोड़ा सा एक बार बाद में पढ़ लेना कि कौन कौन से हैं, आपको एक आइडिया लगे, जो आपको अंदर से लगे कि अच्छा ये तो स्टेट के पास होना चाहिए, जनरली वो रहेगा नहीं स्टेट के पास, तो वहाँ गलत हो सकता है। तो एक बार आप देख लेना कि कौन कौन से हैं। तो अगर रिवेन्यू की ऑटोनॉमी है, सो देन यू कैन से दैट दे आर फाइनेंशियली ऑटोनॉमस। सिमिलरली इफ दे कैन गिव द एक्सपेंडिचर वॉट एवर दे आर गेटिंग, तो आप बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, इनका डिस्क्रिशन हो उस पर, लेकिन डिस्क्रिशन रहता नहीं है, दे डू नॉट हैव द पावर टू स्पेंड एज वेल। जैसे डिस्ट्रिक्ट जब आप लोग मान लो बनते हो, सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आर हैविंग द अथॉरिटीज़ ओवर द अर्बन लोकल बॉडीज़।
2 लाख रुपए से ज़्यादा, जैसे उड़ीसा में 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपको स्पेंड करना है एज अ स्टेट, देन यू नीड द परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं हुई ना, आप समझ रहे हो। 2 लाख रुपए तो क्या ही है मतलब, तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपको कुछ भी करना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पूछना है, तो फिर ऑटोनॉमी नहीं रही, फिर अगेन वो करप्शन में आ गया। तो दैट इज़ हाउ एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमी भी नहीं है इनके पास, रेवेन्यू ऑटोनॉमी भी नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, ठीक है। एंड दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल प्रिडिक्टेबिलिटी, कहने का मतलब प्लानिंग स्टेज पे दे डू नॉट हैव एनीथिंग, एसएफसीज पे दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, कि इस तरह की इनके पास एक प्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं है। सो दीज आर द बेसिक आर्टिकल्स, लिखना चाहो या समझना चाहो तो आप देख लो एक बार, बाकी मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा। तो 243G क्या बोलता है, बस आपको ऐसे एक एक वर्ड में याद रखना है कि इट इज़ एम्पावरिंग द पंचायत टू प्रिपेयर द प्लान्स, कि सोशल जस्टिस के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाए, वो 243G में लिखा हुआ है, ठीक है। 243H में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ऑथराइजिंग फॉर द टैक्सेस, तो H में टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। I में क्या लिखा हुआ है कि SFCs हर 5 साल पे बननी चाहिए, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है हर 5 साल पे बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बना ही नहीं है, ऐसा भी है कि हर 5 साल पे बनता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 7-7 साल बाद, 8-8 साल बाद इनकी रिपोर्ट आती है। तो जैसे यूपी में 7 साल बाद रिपोर्ट आई है SFC की। सो अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट दे रहा है उसको आप कैसे ही इंप्लीमेंट करोगे एज ए स्टेट, आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन केरल में क्या है, SFC की रिपोर्ट बहुत पीरियोडिक आती रहती है। सो दे हैव डिवॉल्व अराउंड 40% ऑफ द फंड्स ऑन द लोकल बॉडीज़, और उससे केरल में आपको दिखता है भाई केरल इज टॉपिंग इन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि उनकी अर्बन लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़ काफ़ी मतलब उनके पास फंड है, बिकॉज दे आर हैविंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑन द SFCs, ठीक है। तो हर 5 साल पे ये लिखा हुआ है इन द 243I। जे में ऑडिट की बात की गई है, सोशल ऑडिट नहीं होता है, ठीक है। जैसे मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम है उसमें सोशल ऑडिट है, तो मनरेगा तो लॉ से आ रहा है, तो इट इज़ हैविंग द पर्टिकुलर सोशल ऑडिट। ऐसी बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, बट देयर इज़ नो टूल फॉर ऑडिट। तमिलनाडु में शायद एक टूल है फॉर विच दे आर ऑडिटिंग द ऑल द पंचायती राज एक्सपेंसेस, वो ऑडिट होता है, उनका एक ऑनलाइन टूल है, ठीक है। सो दैट इज़ मतलब ऑनलाइन, जैसे वो बोल रहा था ना कि डिजिटल इंटरवेंशन बहुत सारा है, तो डिजिटल इंटरवेंशन है, बट स्टिल दे आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन अ मैनुअल बेसिस, वो उस पर डालते ही नहीं है लोग, क्योंकि स्टाफ उतना है ही नहीं, या उस तरह के ट्रेंड पर्सनल नहीं है, तो वो डालेंगे ही नहीं, आप समझ रहे हो। सो दैट इज़ हाउ वी कैन राइट। 283 भी आप इससे रिलेट कर सकते हो कि हाउ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन इज़ रिकमेंडिंग। तो वही मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि जैसे गैप कहाँ पे हैं, SFCs के रिकमेंडेशन नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और इसको बोला जाता है डिपेंडेंस सिंड्रोम, ठीक है। दे आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, तो डिपेंडेंस सिंड्रोम बोला जाता है। तो आप बस ऐसे ही वर्ड ध्यान रख सकते हो। तो जो केरल वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 40% बजट इन लोगों का इस पे जाता है, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एक बात ये है कि ओन सोर्स रिवेन्यू जो है, कैग की रिपोर्ट थी उसमें 90% ऑफ द ग्राम सभाज डज नॉट हैव, उनका कोई ऐसा मतलब दे डू नॉट हैव इवन एनी पावर टू कलेक्ट द टैक्सेस। तो जब पैसा ही नहीं आएगा तो काम कहाँ से करेंगे, आप समझ रहे हो। तो कर्नाटका का ये सॉफ्टवेयर है पंचतंत्र करके, ठीक है। इट इज़ इनेबलिंग द टैक्स कलेक्शन एंड असेसमेंट, तो ये आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो कर्नाटका। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप ध्यान रखोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा। तो ओन सोर्स रिवेन्यू जो नॉर्दर्न स्टेट का है वो 5% से कम है, केरल में ज़्यादा है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वेयर दे आर नॉट गेटिंग द मोर फंड्स ऑन देयर ओन। इस वजह से कंडीशनल ग्रांट पे लोग ज़्यादा वो रहते हैं, एंड दे आर ऑल्सो डू नॉट हैव, मतलब जब अर्जेंट नीड आई तो जो जैसे मान लो आपको पैसा कुछ अर्बन लोकल बॉडीज़ में किसी काम के लिए मिल गया, तो उस पैसे को आप किसी और चीज़ में नहीं लगा सकते। अगर मान लो आपको ज़रूरत नहीं है तो उस पैसे को आप किसी और चीज़ में नहीं लगा सकते। तो ये भी इशू लोग फेस करते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल कैसे है, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द रिकमेंडेशन फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, क्या क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए वो मैंने लिख दिया है इसमें, कि SFCs को स्ट्रेंथन किया जाए। सम रिकमेंडेशंस आर ऑल्सो देयर कि SFCs के जो वो है वो बाइंडिंग किए जाए, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बोलता है उसके रिकमेंडेशन को बाइंडिंग कर दिया जाए, ठीक है। सो दिस थिंग ऑल्सो यू कैन राइट। इवन परफॉर्मेंस बेस्ड, अब 2 तरह की ग्रांट में इसमें ये आप ध्यान रखना, एक अनटाइड होता है, एक टाइड होता है, ठीक है। तो पहले सेकेंड ARC बोलता था कि जो अनटाइड ग्रांट है, कि मान लो परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको पैसा देना है 100 रुपये, तो 100 रुपये अनटाइड हो, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ना हो, नहीं तो वो परफॉर्म नहीं करेगा तो 100 रुपये पहुँचेगा नहीं उसके पास। बाद में 15 फाइनेंस कमीशन ने परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो ग्रांट देना शुरू किया। तो मान लो 100 रुपये पहुँच रहा है, तो 100 रुपये में से 60 रुपीज़ जो होगा, 60% जो पैसा होगा वो अनटाइड है। कहने का मतलब उस पर कोई वो नहीं है, वो आपके पास पहुँचेगा ही एज अ अर्बन लोकल बॉडी और एज अ रूरल लोकल बॉडी। लेकिन जो 40 रुपये है वो आपके पास टाइड ग्रांट है, कि आपका परफॉर्मेंस जो उन्होंने पैरामीटर बनाया है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो केरला में एक ये चलता है, मतलब दे आर स्पेंडिंग एवरीथिंग थ्रू द, एक पीपल प्लान कैंपेन है, उसके थ्रू दे आर
डिज़ाइनिंग एंड दे आर प्लानिंग हाउ द फंड्स आर गोइंग टू स्पेंड, तो उससे इनको फ़ायदा होता है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट दे वर आस्किंग ऑन द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का ये 3 पार्ट होता है कि क्या हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, क्या इनके पास प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी है, क्या इनके पास पार्टिसिपेशन के बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी है। पार्टिसिपेशन के बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि अगेन इज देयर एनी मैकेनिज्म फॉर द सोशल ऑडिट वॉट एवर दे आर स्पेंडिंग और नॉट, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक आर्टिकल विच आर रिलेटेड। ये 2 आप ध्यान रख सकते हो आर्टिकल के अलावा कि RTI के थ्रू इवन सिटीजन कैन एक्सेस व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे आर एलोकेटिंग और स्पेंडिंग, तो ये आप ध्यान रख सकते हो RTI वाला। लोकायुक्त ऑल्सो हैव द ओवरसाइट ऑन द स्पेंडिंग, तो करप्शन वगैरह में इनके पास भी वो रहता है, ठीक है। बट द इशू क्या है इसमें? इशू तो पहले ये है कि जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग मैंडेटेड नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, पार्लियामेंट की मीटिंग इतने दिन में होनी चाहिए, ऐसा होता है कि लोकसभा सेशन इतने दिन में नहीं होगा तो ऐसा। तो अगर मैंडेटेड ही नहीं होगा तो ये लोग क्या करते हैं, बस आते ही नहीं है, मतलब ऑन द रिकॉर्ड बस दिखता है क्या मिलना है। तो ऐसा कैग ने आइडेंटिफाई किया था कि जो सिम्बॉलिक मिनट्स होते हैं दे आर प्री साइंड, ठीक है। हर मीटिंग का दे आर कीपिंग अ रिकॉर्ड एंड दैट रिकॉर्ड इज ऑलरेडी प्री साइंड, दे आर नॉट गोइंग टू मीट एनीथिंग, ठीक है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। सिमिलरली ऑडिट नहीं है, पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं है। जैसे इसमें ये भी था कि भाई हर उसको जो भी आप मतलब वॉट एवर सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग और वॉट एवर स्पेंडिंग यू आर डूइंग, जैसे बजट आपको स्टेट्स का पता होता है, हर चीज़ का स्टेट्स का नेशनल का हमें बजट पता होता है, बस इनका बजट हमें नहीं पता होता है कि क्या है, वॉट एवर एलोकेशन वॉट एवर स्पेंडिंग दे आर डूइंग। तो ऐसा है कि मतलब दे हैव टू डिस्प्ले ऑन अ नोटिस बोर्ड। जैसे आप जाओगे ग्राम सभा में उनके मीटिंग पे, उस पर उनको डिस्प्ले करना होता है, लेकिन ये लोग डिस्प्ले ही नहीं करते हैं, वो बजट आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पैसा वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो बिहार में ऐसा है कि 70% ऑफ द पंचायत डू नॉट हैव दैट, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको डिजिटल टूल तो हमारे पास है, लेकिन जो डेटा एंट्री हो रहा है वो मैनुअली हो रहा है उसमें, ठीक है। डिजिटल टूल्स का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। एंड इवन द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इन द वर्नाकुलर, जो डिजिटल टूल्स हैं उस पर इन्फॉर्मेशन वर्नाकुलर में नहीं है जो लिखने हैं। तो इसके लिए एक और आप ये ध्यान रख सकते हो कि मलयालम में, केरल में एक सुलेखा करके सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो ऑल द ट्रैकिंग दे आर डूइंग इन द मलयालम लैंग्वेज। तो वर्नाकुलर वाला एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हो इसमें एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब वे फॉरवर्ड में जब भी SF, ये तो मैंने आपको स्पेसिफिक बता दिया, जब भी कोई क्वेश्चन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे है, ठीक है, तो आप ये नीचे वाला जो 3 मैंने वे फॉरवर्ड लिखा है ये हमेशा यूज़ कर सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या होना चाहिए, कि SFCs का रिकमेंडेशन बाइंडिंग होना चाहिए, वी हैव टू डिवॉल्व दैट फंक्शन फंड एंड एवरीथिंग इन द लेटर एंड स्प्रिट, ये आपको लिखना है। एंड परफॉर्मेंस ग्रांट जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे वी हैव टू टाइप। तो आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये रिफॉर्म करने हैं, ठीक है। लोकल रिसोर्स को हम कैसे बढ़ाएं उसमें ये करना है कि PPP मॉडल आप लाओ, GIS के बेसिस पे आप प्रॉपर्टी की मैपिंग करो। केरल में मैपिंग होता है, तो जब अगर वो मैपिंग है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द टैक्सेस, अगर आप वो मैपिंग रहेगी तो। नहीं तो बहुत जगह वो नहीं होता है, मतलब पता ही नहीं किसकी प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा। तो ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ऑन द सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि मनरेगा में एक सोशल ऑडिट यूनिट होती है, ऐसा इसमें भी कर सकते हैं। और एक सिटीजन रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो सिटीजन रिपोर्ट कार्ड या कम्युनिटी रिपोर्ट कार्ड, उसको भी वी कैन लिंक विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस पे हम ये कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो जो आपको कुछ अगर ध्यान नहीं है पंचायती राज पे लिखने के लिए। एंड ऑल द थिंग्स आर डन बाय द स्टैंडिंग कमिटीज़, जो बहुत सारी हैं उन्होंने बोला है, और इस तरह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पाँचों। इसका तो मैं आपको भेज दूंगा खैर सॉल्यूशन। अब उसकी कॉपी आप देखो जिसकी ठीक है। अब विंड एनर्जी वाले में आप देखो, इसने देखो 4th लिखा, मतलब एक कहने का मतलब एक कीवर्ड इसने लिख दिया, ठीक है। तो एक 4th वाला लिख दिया इसने। फिर उसके बाद लास्ट में आप देखो अब पोटेंशियल इसने अलग अलग दिखाया है, देख रहे हो आप, उसने पोटेंशियल बताया है कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल है, ठीक है। ये अलग अलग एरियाज़ इसने बताए हैं। तो ये सब आप भी लिख सकते हो, मतलब पढ़ के आप याद कर सकते हो। जो कॉरिडोर वाली बात करें, कॉरिडोर का आप मैप डालोगे तो आ भी जाएगा, गूगल पे आ जाता है, ठीक है, कि विंड कॉरिडोर कौन कौन से हैं। तो इसने अलग अलग दिखाया है। फिर इसने मतलब व्हाट आर द इकोनॉमिक पोटेंशियल, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल, वो भी इसने लिखा है कि अलग अलग पोटेंशियल कौन कौन से हैं, ठीक है। देन शी इज़ राइटिंग ऑन द चैलेंजेस, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिमिटेड लैंड है, उसने उतना स्पेसिफिक को नहीं लिखा है, बट स्टिल शी हैज़ रिटन ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो ये आप कर सकते थे। फिर वे फॉरवर्ड उसने लिखा है उसमें, ठीक है।
अब ये वाला क्वेश्चन दूसरे वाले में आप देखो, इसमें इसने डायग्राम बस पहले नहीं बनाया। डायग्राम आप इसमें पहले बना सकते थे एल नीनो वाले में, इसने भी नहीं बनाया डायग्राम, किसी ने शायद खुशी ने बनाया है, तो डायग्राम आप पहले बना सकते। तो इसने पहले अलग अलग वेदर पैटर्न बताए और अलग अलग एरिया में इसने बताया कि कहाँ पे हो रहा था, ठीक है। देन द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ एग्जांपल के साथ इसने लिख दिया कि ऑस्ट्रेलिया में हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड इन 2019, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लिख सकते थे। फिर क्लाइमेट चेंज में आप देखो इसने बता दिया, नाउ शी हैज़ रिटन द नॉर्मल ईयर, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल में क्या होता है, उसके बाद इसने बताया कि एल नीनो ईयर में क्या होता है, ठीक है। तो इसने प्रॉपर डायग्राम, ये डायग्राम ऊपर बना सकती थी, तो खैर इसने बनाया। उसके बाद अदर इफेक्ट्स जो आप मोस्टली सब लोगों ने लिखे हैं कि अदर इफेक्ट्स भी हैं जो वो हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बेहतर लिखा था। कास्ट वाला तो सबने सही लिखा है, इसने सारे फीचर्स जोड़े हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। इंटर कास्ट मैरिज देखो मैंने लिखा ना कि कास्ट ओनली 4-5% जो मैं बता रहा था, तो बहुत कम है। मैंने आपको बताया कि नाम नहीं यूज़ करना है, तो ये नाम आप मत यूज़ करना मोस्टली। तो वो सब रिपोर्ट आप यूज़ कर सकते हो, जैसे इसने रिपोर्ट्स यूज़ किया है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आसान था। चौथा वाला तो इसने भी उतना ठीक नहीं लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन जो है उसकी कॉपी में भेज दूंगा, लेकिन आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर्ड है इसकी चीज़ें। संस्कृताइजेशन इसमें लिखा है कि इंटरकास्ट मैरिजेज एज अ फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी एज अ फैक्टर, तो वो चीज़ आप इसमें भी लिख सकते थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा ये नॉइज़ वाला है, तो नॉइज़ वाले में भी इसने ठीक लिखा है, तो ये कॉपी में भेज दूंगा, ठीक है। कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछनी है तो आप बताओ, कोई स्पेसिफिक कॉपी तो मैं भेज दूंगा आप लोग को। और कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है लिखने में, मतलब लिखने में कोई इशू आ रहा है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है? वही याद करने वाली बात है। हाँ, मतलब याद करना है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे काम करना है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट में किसका किसका नंबर आया था?